नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 22 सितंबर को कनाडा के पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वहां एक नाजी मेंबर को बुला के उनके सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। लेकिन बाद में 26 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने सबसे माफी मांगा और एज ए स्पीकर रिजाइन दे दिया था। अब बात यह है कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ। इस 15-20 दिनों में जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से कनाडा की प्रेस्टीज को डुबाया है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस नाजी मेंबर का नाम था यारोस्लेव हुनका और इसकी एज था 98। इसने यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के लिए नाजी मिलिट्री में शामिल होकर रशिया के अगेंस्ट वॉर किया था। यारोस्लेव हुनका यूक्रेन का सिटीजन था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और वो नाजी मिलिट्री के 14th वेफन ग्रेंडियर डिवीजन ऑफ द एसएस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल था। इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने 1946 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया था। कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर एंथोनी रोटा ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता था और यह उनकी गलती है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जब यूएसएसआर पे अटैक करने जा रहा था, तब यूक्रेन के लोग बिना कुछ किए ही हिटलर की आर्मी के आगे सरेंडर करके रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए हिटलर की आर्मी में शामिल हो गए थे और उनमें से एक यारोस्लेव हुनका भी था। यारोस्लेव हुनका का जन्म 1925 में वेस्टर्न यूक्रेन के अरमान विलेज में हुआ था। 14th वेफन एसएस यूनिट 1943 में बनाया गया था और उसके बाद ही हुनका इसको ज्वाइन कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये यूके में सेटल हो गया था और उसने एसोसिएशन ऑफ यूक्रेनियंस इन ग्रेट ब्रिटेन नाम की एक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन यूक्रेनियंस का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था। हुनका ने 1951 में शादी करके 3 साल बाद कनाडा चला गया था उसके वाइफ के साथ। उसके बाद उसने एक टेक्निकल कॉलेज से एक कोर्स खत्म करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिला, जिसके वजह से उसको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक नौकरी मिल गया था। फिर प्रमोशन होकर डी हैविलैंड एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्टर बन गया था। यारोस्लेव हुनका वेफन एसएस गैलिशिया डिवीजन, जिसे 14th वेफन डिवीजन भी कहा जाता था, इसमें काम करता था और ये फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन था और इसमें ज्यादातर गैलिशिया के यूक्रेनियंस थे। गैलिशिया के कुछ पार्ट्स अभी साउथ पोलैंड और वेस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है। जब यूएसएसआर ने 1939 को यूक्रेन ऑक्यूपाई कर लिया था, तब वहां के लोग यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे और हिटलर की वो यूनिट भी 1943 में बना था, इसलिए वहां पे ज्यादातर लोग इस आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और इस यूनिट को नाजीज ने ट्रेन किया था। और गजब बात यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और ये यारोस्लेव हुनका दोनों ही जीविस है और हिटलर ने 11 लाख जीविस को मार दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इन लोगों को बेसिक हिस्ट्री तक नहीं पता। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने पोलैंड और यूक्रेन में हजारों लोगों को मारा था और यही यूनिट पिटकामिन मैसेकर, जो कि 12 मार्च 1944 को हुआ था, इसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल था। इस मैसेकर में हजारों पोलैंड के लोग मारे गए थे, लेकिन यूएसएसआर की आर्मी ने इनको 1944 में हरा दिया था और 1945 में जाके हिटलर की कंप्लीट आर्मी वेस्टर्न एलाइज को सरेंडर कर दिया था। 1950 में ब्रिटेन ने कनाडा से मदद मांगा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स सरेंडर किया था उनको ब्रिटेन मैनेज नहीं कर पा रहा था और तब कनाडा की सरकार यूक्रेनियंस को कनाडा में रहने के लिए जगह दे रहे थे और इसका रीजन ये था कि ये लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी यूएसएसआर के खिलाफ वॉर किया था, लेकिन यही लोग नाजीज के साथ काम किया था। इस बात को जानबूझकर इग्नोर कर दिया था उस वक्त। इसके रिजल्ट में 14th वेफन एसएस वॉलंटियर ग्रेंडियर डिवीजन के 1880 मेंबर्स 1950 में कनाडा में इमिग्रेट किया था, लेकिन 1980 में कनाडा के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी ने इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट करने को कहा था और ये कहा था कि कनाडा को नाजी वॉर क्रिमिनल्स का हेवन नहीं बनना देना चाहिए। लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन वॉर क्रिमिनल्स के इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ एविडेंस न मिलने की वजह से गैलिशिया डिवीजन को सजा नहीं हुआ और इसके बाद ये लोग कनाडा में परमानेंटली रहने लगे और इनको सिटीजनशिप भी मिल गया था। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।